नमस्कार, मैं हूं ऋतु और आप देख रहे हैं इंडिया डेली का खास शो इंडिया रिपोर्टर्स, जहां खबरें सिर्फ दिखाई नहीं जाती बल्कि उनसे जुड़े हर सवाल का जवाब भी तलाशा जाता है। जहां सत्ता के गलियारों की हर हलचल पर हमारी पैनी नजर रहती है और जहां सरहद से लेकर सड़कों तक हर बड़ी और अहम खबर की सच्चाई आपके सामने बेबाकी से रखी जाती है। आज भी देश और दुनिया में कई ऐसे मुद्दे हैं जो सुर्खियों में हैं। कहीं बड़े फैसलों की गूंज है तो कहीं जमीनी हकीकत उन दावों को चुनौती दे रही है। विकास के वायदों के बीच आम आदमी की परेशानियां भी लगातार बढ़ रही है। हमारे संवाददाता देश के कोने कोने से आपके लिए लेकर आए हैं ऐसी एक्सक्लूसिव रिपोर्ट्स जो सिर्फ घटनाओं का पूरा ब्यौरा नहीं बल्कि सिस्टम से सीधे सवाल पूछती है। नीट पेपर लीक मामले में सीबीआई ने अपनी पहली चार्जशीट दाखिल कर दी है। इस चार्जशीट की अगर बात की जाए तो सीबीआई ने अपनी इस चार्जशीट में कई अहम और बहुत बड़े खुलासे किए हैं। यहाँ तक कि सीबीआई ने कई लोगों पर गंभीर आरोप भी इस चार्जशीट के जरिए लगाए हैं। बात की जाए अगर इस चार्जशीट की तो सीबीआई ने अपनी इस चार्जशीट में 13 लोगों को आरोपी बनाया है, जिसमें 3 वो लोग हैं जो एनटीए के स्पेशलिस्ट हैं और इसके अलावा 2 कोचिंग इंस्टीट्यूट हैं और कई मिडिलमैन को आरोपी बनाया गया है। सीबीआई ने अपनी चार्जशीट में ये कहा है कि इन 13 लोगों के जरिए ही पूरे नेक्सस को ऑपरेट किया गया था। हालांकि जिस तरीके से ये पेपर लीक किया गया था उसको लेकर चार्जशीट में सीबीआई ने इसे बहुत बड़ी और गंभीर जो है वो समस्या या ये कहा जाए बहुत बड़ी साजिश करार दिया है। बात की जाए जो नीट पेपर लीक मामले की, तो नीट पेपर लीक मामले में सीबीआई ने अपनी चार्जशीट में ये भी खुलासा किया है कि जो पेपर नीट का लीक हुआ था उसे राजस्थान, केरल, हरियाणा और महाराष्ट्र में भेजा गया था और ये पेपर जो है वो 2 अलग अलग सोशल मीडिया जो ऐप हैं उनके जरिए भेजा गया था और इस पेपर को आगे बढ़ाने में लातूर के एक अस्पताल और कोचिंग इंस्टीट्यूट को इस्तेमाल किया गया था। लातूर के इस अस्पताल और कोचिंग इंस्टीट्यूट ने ना सिर्फ पेपर दिखाया बल्कि इनको आगे पहुंचाने में भी इन दोनों परिसरों का इस्तेमाल किया गया था। वहीं दूसरी ओर सीबीआई ने अपनी चार्जशीट में ये भी कहा है कि गिरफ्तार किए गए आरोपियों में से एक आरोपी के मोबाइल से तकरीबन 132 हैंड रिटन क्वेश्चंस जो हैं वो मिले हैं, जिनकी फ़ोटो खींची गई थी वो क्वेश्चन मिले हैं और जब जांच की गई तो उसमें से तकरीबन 111 सवाल वही सवाल जो है वो नीट पेपर लीक में जो आए थे उनसे 111 सवाल जो है क्वेश्चंस वो है मेल खाते हैं। तो इसी के चलते जो सीबीआई थी उसने नीट पेपर लीक मामले में चार्जशीट को दाखिल करते हुए इसे एक बहुत बड़ी जो है वो साजिश और समस्या करार दिया है। वहीं अगर बात की जाए नीट पेपर लीक मामले की तो सीबीआई ने अपनी जब जांच को आगे बढ़ाया तो सीबीआई ने ये भी बताया कि ये जो पेपर लीक हुआ था, ये जब नीट का जो पेपर हुआ था उससे 10 दिन पहले ही इस पेपर को या इस क्वेश्चन को जो है वो लीक कर दिया गया था, जिसके अहम सबूत जो सीबीआई को मिले हैं। इसके अलावा सीबीआई ने अपनी चार्जशीट में ये भी कहा है कि जब पेपर लीक किया गया था तो उसके बाद कई बच्चों के माता पिता ने 3 से 5 लाख रुपए में ये पेपर खरीदा और उसके बाद इस पेपर को अपने बच्चों को मुहैया करवाया। फिलहाल तमाम चीज़ें चल रही हैं, सरकार अपने लेवल पर इस पूरे मामले को लेकर सख्त है, तो वहीं दूसरी ओर सीबीआई भी लगातार अपनी इन्वेस्टिगेशन को आगे बढ़ा रही है। सीबीआई ने अपनी चार्जशीट में ये भी कहा है कि अभी कई लोग उनके रडार पे हैं और जब एक बार सबूत उनके खिलाफ इकट्ठे हो जाएंगे तो उसके बाद उन लोगों की गिरफ्तारी और जो कानूनी कार्रवाई है वो भी की जाएगी। वीडियो जर्नलिस्ट रविंदर के साथ रजनीश शर्मा, इंडिया डेली, दिल्ली। सावन की शुरुआत हो चुकी है और सावन का आज प्रथम दिन है। मौजूदगी हमारी बाबा विश्वनाथ के दरबार में है और आपको तस्वीरों के माध्यम से दिखाना चाहते हैं कि किस प्रकार से भगवान शिव के भक्त बाबा के दरबार में पहुंच रहे हैं बाबा विश्वनाथ का जलाभिषेक करने। तस्वीरें देख सकते हैं, मंदिर का ये गेट नंबर 4 है और मंदिर में कुल 6 द्वार बनाए हैं जहाँ से श्रद्धालुओं को प्रवेश दिया जा रहा है। सुरक्षा व्यवस्था की बात की जाए तो चप्पे चप्पे पर पुलिस फोर्स की मौजूदगी है। इसके साथ ही सभी 6 द्वारों पर जिगजैग बैरिकेडिंग, एंड टू एंड बैरिकेडिंग की व्यवस्था की गई ताकि श्रद्धालुओं को कतारबंद होकर के दरबार में जाने से किसी प्रकार की समस्या ना हो और परेशानी ना हो। छोटे बच्चे लाइन में बेचैन ना हो उनके लिए ORS की व्यवस्था की गई है। किसी
वृद्ध या किसी भी प्रकार के श्रद्धालुओं की तबीयत न खराब हो, उसके लिए एम्बुलेंस की व्यवस्था की गई है। साथ ही साथ मंदिर का ये प्रयास है कि श्रद्धालुओं को जल्द से जल्द बाबा का दर्शन सुनिश्चित हो पाए, ताकि बाबा जल्द से जल्द बाबा के दरबार में पहुंचे भक्तगण और बाबा का जलाभिषेक करें। बात की जाए, मंदिर ने अपना खुद का एक कंट्रोल रूम बनाया है, जहां से वो भीड़ प्रबंधन के लिए मैनेज कर रही है लोगों को। और इस बार काशी में भीड़ प्रबंधन के लिए AI का इस्तेमाल भी किया जा रहा है। बात की जाए काशी की, तो रेलवे स्टेशन से लेकर के सड़क मार्ग तक चारों तरफ सुरक्षा एकदम चाक चौबंद कर दी गई है और साथ ही साथ श्रद्धालुओं की सुगमता का भी ख्याल रखा गया है। पुलिस की बात की जाए तो वाराणसी में कुल 5000 की संख्या में पुलिसकर्मी तैनात किए गए हैं और बाबा विश्वनाथ के दरबार में जाने वाले श्रद्धालुओं को सुगमता से भेजा पाए, उसका भी खास ध्यान रखा गया। तो तस्वीर है, बाबा विश्वनाथ का दरबार है, गेट नंबर 4 से प्रवेश हो रहा है लोगों का। साथ ही साथ अन्य गेट को भी सुचारू रूप से चलाया जा रहा है, जहाँ श्रद्धालु बाबा के दरबार में पहुँच रहे हैं और बाबा का जलाभिषेक पूजा पाठ कर रहे हैं। प्रातःकाल मंगला आरती से ही दर्शन आम श्रद्धालुओं के लिए खोल दिया गया था और अब ये दिन भर अनुव्रत चलता रहेगा। वाराणसी से इंडिया डेली के लिए नित्यानंद मिश्रा। पश्चिम बंगाल में मिड डे मील का विवाद अब थम गया है। दरअसल मिड डे मील को लेकर लगातार एक बवाल पश्चिम बंगाल में देखने को मिल रहा था, क्योंकि यहाँ पर कहा जा रहा था कि जो बच्चे हैं मिड डे मील के खाने में उन्हें अंडा नहीं दिया जाएगा। वजह ये थी कि क्योंकि यहाँ पर इस्कॉन मंदिर की तरफ से ये खाना जो था बच्चों को प्रोवाइड किया जा रहा था और मंदिर के नियमों के मुताबिक वो कोई भी नॉनवेज नहीं दे सकते, खासतौर से अंडा बच्चों को वितरण करने से उन्होंने साफ मना कर दिया था। हालांकि इसको लेकर ये बात सामने आ रही थी कि बच्चों के प्रोटीन में किसी तरह की कमी ना हो, उनके पोषण में किसी तरह की कमी ना हो, जिसके चलते यहाँ पर सीधे तौर पर पश्चिम बंगाल सरकार ने तय किया कि बच्चों को प्रोटीन के तहत अंडा तो जरूर दिया जाएगा। हालांकि लगातार ये विवाद उठ रहा था और ऐसे में विपक्ष काफी हमलावर हो गया था। सवाल उठने लगे थे कि क्या इन बच्चों को इनके पोषण के लिए अंडा नहीं दिया जाएगा अगर इस्कॉन मंदिर यहाँ पर किसी भी तरह से मिड डे मील का वितरण करता है। ऐसे में अब इस पूरे मामले पर विराम लगता हुआ दिखाई दे रहा है, क्योंकि कहा यह जा रहा है कि इस्कॉन मंदिर की तरफ से मिड डे मील भी इन बच्चों को दिया जाएगा, साथ ही साथ अंडा भी दिया जाएगा, यानी व्यवस्था भारी तौर पर होगी। यानी कुल मिलाकर इस्कॉन की तरफ से खाना बनाया जाएगा बच्चों के लिए, जो कि उन्हें मिड डे मील के तौर पर दिया जाएगा, जो कि पूरी तरह से शुद्ध और शाकाहारी होगा। इसके साथ साथ ये भी कहा जा रहा है कि जो अंडा है वो बाहर से दूसरे तरीके से प्रोवाइड किया जाएगा, यानी कोई और कंपनी जो है वो इन अंडों को बच्चों को देने के लिए आएगी। यानी यहाँ पर पोषण के साथ किसी भी तरह का कॉम्प्रोमाइज़ होता हुआ नज़र नहीं आ रहा है। और एक तरह से ये जो पूरा विवाद था कि बच्चों को मिड डे मील में अंडा मिलेगा नहीं मिलेगा, वो अब थमता हुआ नज़र आ रहा है। यानी कुल मिलाकर बच्चों के प्रोटीन के साथ किसी तरह का समझौता नहीं होगा और उनका पोषण आहार पूरी तरह से पूर्ण माना जाएगा। बंगाल सरकार का मिड डे मील योजना एक पायलट प्रोजेक्ट है, जिसके चलते कहीं ना कहीं सब पायलट प्रोजेक्ट के तहत जिस तरह से अंडे को लेकर सवाल उठ रहे थे कि वो बच्चों को दिया जाएगा या नहीं दिया जाएगा, तो ऐसे में सियासत काफ़ी गर्मा गई थी। कहा यह भी जा रहा था क्योंकि इस्कॉन शुद्ध सात्विक भोजन ही देता है और शाकाहारी भोजन पर ही उनका फोकस होता है, तो ऐसे में अंडा वो बच्चों को दे नहीं सकते थे। तो सीधे तौर पर इसको लेकर ये कहा जा रहा था कि अंडे के विकल्प के तौर पर कुछ और दे देना चाहिए, जैसे कि राजमा हो गया या फिर पनीर। लेकिन यहाँ पर सीधे तौर पर इस बात को लेकर काफ़ी विरोध किया गया, क्योंकि अगर हम पश्चिम बंगाल के पारंपरिक खाने की बात करते हैं तो उसमें मछली और अंडा अनिवार्य रूप से होता है। और ऐसे में जब यहाँ पर अंडे को लेकर ये कहा जाने लगा कि उसकी जगह कुछ और विकल्प के तौर पर बच्चों को दिया जाएगा, तो कहीं ना कहीं ये उनके पोषण के साथ एक तरह से ये बदलाव जो है वहाँ के लोगों को पसंद नहीं आया और यही वजह थी जिसके चलते ये फैसला लिया गया। और अब इसको लेकर कह सकते हैं कि पूरा विवाद थमता हुआ दिखाई दे रहा है, यानी कि बच्चों के पोषण में किसी भी तरह से शुभेंदु सरकार ने कोई कटौती नहीं की, बल्कि अब जिस तरह से प्रोटीन के तौर पर अंडा उनकी डाइट में शामिल किया जा रहा है, तो कुल मिलाकर ये माना जाए कि यहाँ पर शुभेंदु सरकार इन बच्चों के लिए काफ़ी जागरूक भी है, सजग भी है और किसी भी तरह से इनके खाने में, इनके पोषण में कोई कमी नहीं होने देगी। लगातार पीओके में जिस तरह से प्रदर्शन हो रहे हैं पाकिस्तान सरकार के खिलाफ, उसको लेकर जम्मू में भी लोगों में गुस्सा फूट चुका है। आप देख रहे हैं यहाँ पर शिवसेना उद्धव भाई ठाकरे ग्रुप जो है वो यहाँ पर जम्मू में वो उनके कार्यकर्ता जो है यहाँ पर प्रदर्शन कर रहे हैं पाकिस्तान के खिलाफ। आसिम मुनीर का पुतला बनाया हुआ और लगातार उनका ये कहना है कि पाकिस्तान सरकार जो बर्बरता कर रही है वहाँ पर लोगों पर, आम लोगों को जिस तरह से निशाना बनाया जा रहा है, मासूम लोगों को गोलियां मारी जा रही है, उसके लिए ये यहाँ पर ये लोग यहाँ प्रदर्शन करें। आप देखिए किस तरह से आसिम मुनीर का पुतला बनाया और पाकिस्तान का झंडा उसको आग लगाई गई है। जो आंदोलन चल रहा है पीओके में उसको लेके लोग यहाँ पर प्रदर्शन कर रहे हैं। आप देखेंगे यहाँ पे बात करेंगे, जानेंगे क्या करना चाहते हैं।
देखिए बहुत बड़ी बर्बरता है। पहले तो हमारी सीधी चेतावनी है कि कान खोलकर सुन ले इस्लामाबाद, कान खोलकर सुन ले वहां के जर्नल कि जो उन्होंने पीओजे के ऊपर बर्बरता दिखा रहे हैं अपने बाप दादाओं की जागीर समझकर। जिस पीओजेके के अंदर हमारे मासूम भाइयों का कत्लेआम किया जा रहा है, वहां खून जो है उनका बहाया जा रहा है, वो जम्मू कश्मीर और भारत का अभिन्न अंग है। आज हमने यहाँ पर जनरल मुनीर जो पाकिस्तान की सेना का सबसे बड़ा गुंडा है और आतंकवादियों का सरगना है, उसका यहाँ पर खाली पुतला नहीं फूका। हमने पाकिस्तान की नापाक कायराना हरकतों को और पीओजेके के उसका जो अवैध कब्जा है उसको भी आज जो है आग के अंदर भस्म कर दिया है। देखिए पीओजेके जो सीमा पार पर वहां पर अवैध कब्जे में जो हमारे इलाके हैं, पुंछ है, मीरपुर है, वहां पर मुजफ्फराबाद है, वहां पर पाकिस्तान आर्मी और सेना ने जो है आतंक मचा रखा है। पिछले कुछ दिनों में 100 से ज्यादा लोगों को जो है वो मौत के घाट उतार दिया गया है। 200 से ज्यादा लोग जो है वो जख्मी हो चुके हैं। अब वो पीओजेके के लोगों को पाकिस्तान की सरपरस्ती कबूल नहीं है। अब वो अपने अधिकारों के लिए भारत समेत पूरे विश्व से जो है वो गुहार लगा रहे हैं। हमारी भी जो है अपने देश के प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी से अपील है कि 1994 के अंदर जो पार्लियामेंट में जो प्रस्ताव पास हुआ था, अब समय आ चुका है कि उसको जमीन पर उतारा जाए। हमारी सेनाओं को आदेश दिया जाए कि वहाँ जो सीमा पार हमारे भाई हैं, जो हमारे इलाका है, उसकी सुरक्षा सुनिश्चित करे और पीओजेके को वापस जो है वो भारत का हिस्सा बनाए। आखिरी पैगाम जो है उनके नाम के पीओजेके का सिंहासन खाली करो, पीओजेके पर जो है अपना अवैध कब्जा हटाओ। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर लगातार जो है लोग यहाँ पे जो शिवसेना है वो उग्र होती दिख रही है। पीओके में जिस तरह से बर्बरता की जा रही है, आपको बता दूं कि अभी तक पीओके में 40 से ज़्यादा लोगों को मौत के घाट पाकिस्तानी सेना और पाकिस्तानी पुलिस द्वारा उतार दिया गया है और उसके बावजूद लोग जो है अभी भी सड़कों पे है। हालांकि मुजफ्फराबाद चलो का जो नारा दिया गया था लॉन्ग मार्च का, उसको लेकर भी जब लोग घर से निकले तो पाकिस्तानी सेना ने निर्दयता से उन लोगों को मारा। सड़कों पर जहाँ पर जो लोग सिर्फ एक शांतिपूर्ण प्रदर्शन कर रहे थे, वहां पर उन पर गोली चलाई, जिसमें कई लोगों के मार जाने की खबर आ रही है और कई लोग जो है घायल है। फिलहाल ये मामला थमता हुआ नजर नहीं आ रहा और जहां पर एक तरफ इसको लेके पीओके में ही लोग मुखर हो चुके हैं। अब जम्मू कश्मीर के जितने भी राजनीतिक दल हैं वो भी अब पाकिस्तान के सेना के खिलाफ किसी बड़ी कार्रवाई करने की मांग कर रहे हैं। कैमरामैन सुल के साथ विकास अब्रोल, इंडिया डेली 24/7 के लिए जम्मू से। और इसी के साथ यहाँ रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। आप बने रहिए इंडिया डेली के साथ। देखिए इंडिया डेली 24/7 अब आपकी स्मार्ट टीवी पर। इंडिया डेली मौजूद है सभी डिजिटल प्लेटफॉर्म पर लाइव और लगातार। इंडिया डेली 24/7 हर दिन राष्ट्र को समर्पित।